हेलो फ्रेंड्स, तो आज पढ़ेंगे हम 23 अप्रैल का करंट्स। तो 23 अप्रैल के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था एपिडेमिक डिजीज एक्ट में, जो अमेंडमेंट किया गया था 1897 में। एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है और इस ऑर्डिनेंस में क्या किया इन्होंने, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स पे अटैक हो रहे हैं उस अटैक को रोकने के लिए बिल पास किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि एक ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस के थ्रू ये बिल जो है पास हुआ है। ठीक है। इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। पहली बात तो ये कॉग्निजिबल है। कॉग्निजिबल का मतलब है कि आपको वारंट इशू नहीं होता है और डायरेक्ट पुलिस आके जो है आपको अरेस्ट कर सकती है। दूसरी बात जो है वो नॉन बेलेबल है, यानी आपकी ज़मानत नहीं होगी। तीसरी बात इसमें यह है कि जो मेडिकल जो भी प्रोफेशनल्स हैं जिन पे अटैक होता है उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो 30 दिन के अंदर होगी और फाइनल डिसीजन जो है वो 1 साल के अंदर आएगा। ठीक है। अब इसमें पनिशमेंट की बात आती है, पनिशमेंट कितना है, तो जो है पनिशमेंट इसमें 3 महीने से 5 साल की होगी और 50,000 से लेकर 2 लाख तक का आपको जुर्माना देना है। तो मोर और लेस इस पे अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे आता है यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में किसी में भी, तो क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह आएगा कि हाल ही में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में अमेंडमेंट करके जो ऑर्डिनेंस लाया है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। राइट, तो वो इस तरह भी आ सकता है कि ये कॉग्निजिबल है, नॉन वेलेबल है, इसमें कंपनसेशन है वो कितना है, और जो फाइनल पीरियड जो रखा गया है इन्वेस्टिगेशन का वो कितना रखा गया है, 1 साल। तो इस तरह आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके और 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके अगर आप लिखेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज़, एक बहुत अच्छी बात थी कि सीकर में क्या हुआ था कि लेबर्स को क्वारंटाइन करके रखा गया था। तो जो माइग्रेंट लेबर आज की डेट में जैसे जो अपने घर जा रहे थे, तो सीकर राजस्थान में उनको माइग्रेंट लेबर को रखा गया था। तो माइग्रेंट लेबर ने क्या किया कि जब उनका 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो गया तो वहाँ के जो गांव वाले थे वो उनके लिए फूड देते थे, शेल्टर था ही वहाँ पे, सारी अच्छी व्यवस्थाएं थी। वो एक एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि उस गवर्नमेंट स्कूल की पेंटिंग वगैरह शुरू कर दी थी। अब ऑब्वियसली बात है कि वो उन्होंने ये एक तरह से ग्रेटिट्यूड में किया था। भाई इंडियन कल्चर हमारा क्या होता है, ग्रेटिट्यूड का होता है कि भाई 14 दिन उन्होंने रखा, उनको वहाँ पे सारी सुविधाएं दी गांव वालों ने, तो उन्होंने उस स्कूल को रिनोवेट कर दिया क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तो अब बात ये आती है कि भी इस तरह के स्टोरी को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो इस तरह की स्टोरी को आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे में। जब आप ऐसे लिखते हैं तो इस तरह की स्टोरी से आपका ऐसे शुरू हो सकता है कि सीकर में माइग्रेंट लेबर ने जो है स्कूल को रिनोवेट किया। दूसरा, आपका ये शो करता है, जैसे प्रियम्बल में एक आता है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। तो ये क्या एक फ्रेटर्निटी की उसको शो करता है, इंडियन कल्चर को शो करता है, जो बॉन्डिंग हम लोग शो करते हैं। और वसुदैव कुटुंबकम जैसे हम कहते हैं कि भाई हैप्पीनेस शुड बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको भी शो करता है। तो उन इस ऐसी स्टोरीज़ को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या आप जैसे जीएस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो जीएस के आंसर राइटिंग में आप क्या करेंगे कि इस तरह की जो स्टोरीज आती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रेटर्निटी में, सॉलिडेरिटी में, नेशनल यूनिटी में, नेशनलिज्म में, इस तरह की बात यूज की जा सकती है। तीसरी एक सबसे बड़ी खबर आ रही थी कि फेसबुक का जो व्हाट्सअप है उन्होंने डील की अभी जियो प्लेटफॉर्म के साथ, 43,574 करोड़ की ये डील है। राइट, है क्या इसका मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो छोटे छोटे 3 करोड़ स्मॉल किराना स्टोर हैं इंडिया के अंदर, वो किराना स्टोर इस व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जैसे आज की परिस्थिति है, लॉकडाउन चल रहा है या इस तरह की कोई परिस्थितियाँ आती हैं, तो कंज्यूमर क्या है कि उन व्हाट्सएप पे जो किराना स्टोर हैं उनको लिस्ट भेजेंगे, वो वहाँ होम डिलीवरी करेंगे, देन दे गेट द पेमेंट। तो इसमें क्या है कि टच में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे लॉकडाउन की कंडीशन में आपको बाहर नहीं जाना है, आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। दूसरा, इसको आप यूज कर सकते हैं डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर आपके जीएस में अगर कोई क्वेश्चन आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, या इंडिया किस तरह डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या ऐसे में लिख सकते हैं।
ये अच्छी न्यूज़ है, जियो प्लेटफॉर्म हमारा जो है व्हाट्सएप के साथ टाइप कर रहा है। तीसरा, एक हाल ही में एक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ है। देखिए, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, व्हाट इज सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2019। अब इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए भाई, वहाँ पे एकदम याद नहीं आता है कि सेंट्रल विस्टा क्या चीज़ है। तो विस्टा कहते हैं राजपथ को, और राजपथ जो है हमारा पार्लियामेंट के पास है, वहाँ पे क्या किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत कि जो मिनिस्ट्री हैं उन मिनिस्ट्रीज़ की नई बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। भाई वो पुराना हो चुका है काफ़ी, बहुत साल से वो पुरानी हो गई, तो मिनिस्ट्रीज़ के लिए नई बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जो है अभी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, उनको क्या कर रहे हैं, म्यूजियम में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत एक्चुअली यही हो रहा है कि जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके लिए नए ब्लॉक बनाए जाएंगे, नई बिल्डिंग खड़ी की जाएंगी। लेकिन इसमें दोनों ही चीज़ें, देखिए इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, अपोज भी हो रहा है और लोग इसको सही भी बता रहे हैं। अपोज इसलिए हो रहा है कि भाई वो हमारा एक कल्चर शो करती हैं, एक ट्रेडिशन है, ठीक है, लेकिन उनको चेंज करने के लिए इसलिए किया जा रहा है कि भाई वो ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे तो उनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कल्चर में और एक मॉडर्न डेवलपमेंट में, राइट। तो आप कल्चर वर्सेस मॉडर्न डेवलपमेंट में भी इसको यूज किया जा सकता है। फिर एक थर्ड एक न्यूज अभी ये था कि आंध्र प्रदेश में क्या किया था कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें उन्होंने ये बोला था कि ट्राइबल एरियाज में 100% जो रिजर्वेशन है वो ट्राइबल टीचर्स के लिए रहेगा। इसकी पिटीशन डाली गई थी फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बोल दिया गया कि आप ट्राइबल स्कूल्स में या ट्राइबल एरियाज में 100% टीचर जो है ट्राइबल के लिए रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि भाई उस एरियाज में SC ST OBC और जनरल कोई भी मतलब पॉपुलेशन हो सकती है, चाहे वो मिनिमम ही हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर शेड्यूल एरिया है तो उसमें 100% जो है आप ट्राइबल्स को ही रिजर्वेशन दे देंगे। तो भाई जो और कास्टेज हैं या और जो क्लासेज हैं जैसे SC हैं OBC हैं वो क्या लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया है। थर्ड, एक इसके बाद एक अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, न्यूटन बेस्ड सब्सिडी जो है उसमें कुछ 3% लोअर कर दिया है। न्यूटन बेस्ड सब्सिडी क्या होती है कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें सब्सिडी जो दी जाती है वो न्यूट्रेंट के बेस पे दी जाती है, ठीक है। अब जैसे फॉस्फेटिक और जो पोटासिक फर्टिलाइज़र आते हैं उनमें तो न्यूट्रेंट बेस पे होती है, यूरिया में न्यूट्रेंट बेस पे नहीं होती है। और फॉस्फेटिक एंड जो पोटासिक फर्टिलाइज़र होते हैं उनकी सब्सिडी को जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है मैन्युफैक्चरर। तो चूँकि वो अफोर्डेबल प्राइस पे मिला किसानों को, इसलिए जो उसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाती है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि भाई नाइट्रोजन पे कितनी सब्सिडी होती है, फॉस्फोरस पे कितनी है और पोटास पे कितनी है। तो जैसे नाइट्रोजन पे 18.78 kg पर रुपीज़ पर kg के हिसाब से दी जाती है, और फॉस्फोरस पे 14.88, 15 के अराउंड आप याद रखिए, और पोटास पे 10.88, राइट। फिर उसके बाद में एक, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, तो कुछ लेसन जो हम सीख सकते हैं इस पेंडेमिक से या लॉकडाउन से वो ये हैं कि जैसे आप दिल्ली से न्यूयॉर्क जर्नी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 0.9 टन CO2 जो है इमिट होता है भैया बाई प्लेन जाएंगे तो, और इतना ही 0.9 जो टन CO2 है वो इंडिया में पर कैपिटा एनुअल जो इमिशन होता है उसका आधा है। यानी ये एक तरह से लॉकडाउन का पॉजिटिव आप पहलू देख सकते हैं कि आपको दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है तो आप 0.9 टन CO2 जो इमिट करते हैं। कितना बड़ा मतलब एनवायरनमेंट के लिए जो है डैमेज है ये, इसके CO2 हम इतना इमिट करते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारा 0.9 टन जो CO2 है वो चूँकि फॉरेन जर्नी पे कर्व लग गया है तो उसकी वजह से बच रहा है। तो ये चीज़ें आप जैसे जब लॉकडाउन के आपके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी पूछे जाएंगे, जब आप मेंस देंगे तो ऐसा भी हो सकता है लॉकडाउन के नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट में ही आ सकता है एनवायरनमेंट, और इस तरह का डाटा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर एक चीज़ और आती है, जैसे आजकल ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, हमारा भी यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। उससे क्या होता है कि जितने भी एजुकेशन या स्कूल इंस्टीट्यूट होंगे या यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं तो उनमें क्या होता है कि जितने भी बाहर अगर आप ऑनलाइन नहीं करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं। ऑनलाइन में तो कम फ़ीस चार्ज करेंगे। ये भी क्या है, एक
पॉजिटिव इफेक्ट है लॉकडाउन का, राइट। तो इस तरह से कुछ करंट हमारा 23 अप्रैल का था। इसको आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। अगर इसमें कोई भी अमेंडमेंट हो या सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।